पे आप रखिएगा कम से कम उत्तराखंड में। नमस्कार, मैं रविंद्र पटवाल। जन चौक के कार्यक्रम कैसा रहा आज का दिन पे आज आप सभी आगंतुकों का स्वागत है। हमारे बीच में एक प्रबुद्ध पैनल आज मौजूद है, जिसके हम लोग आज चर्चा करेंगे। मुद्दों के बारे में मैं बता देता हूँ। आज हमारे सामने जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, उनमें से एक तो अभी ब्रेकिंग अभी न्यूज आ रही है कि यासीन मलिक जो एक जेकेएलएफ का के आतंकवादी कहा जाता है, उनको जो है सजा का ऐलान हुआ है। अदालत ने बताया जा रहा है कि मलिक को आजीवन कारावास सजा सुनाई है। तो इस पे अभी लगातार प्रक्रिया अभी आनी बाकी है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसा रहा इनके साथ। और जबकि दूसरी तरफ कश्मीर में 4000 कश्मीरी पंडित इस समय परिवार हैं, और वो लोग किस हालत में हैं, वो खुद जो है अपने को एक तरह से आजीवन कारावास के रूप में देखते हैं, और वो जम्मू जाना चाहते हैं। इसके लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकारी अपनी नौकरियों पे जो है ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। दूसरी खबर है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री रहे, एचआरडी मिनिस्टर थे, कपिल सिब्बल। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए अपना पर्चा भरा है, और उन्होंने कहा है कि मैं 16 मई को ही अ, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। और ये जो है उन्होंने बताया जा रहा है कि सपा के समर्थन से जो है ये पर्चा भरा है। अमेरिका से एक खबर है कि अमेरिकी राज्य टेक्सास में कल दोपहर को एक खबर आई है दिल दहलाने वाली। इसमें एक 18 वर्षीय युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की है, और इसमें 19 स्टूडेंट्स और 2 टीचर की मौत हुई है, और बाद में पुलिस ने उसको भी तो की हत्या कर दी है, को गोली मार दी, जिसके कारण कुल जो मृतकों की संख्या 22 हो गई है। आज जो है अमेरिका में 4 दिन से का जो है राष्ट्रीय शोक के लिए कहा गया, और बाइडेन ने कहा है कि जो है हमें गन कल्चर पे जो है हम इसको जो है इस जो ये दर्द है उसको एक्शन बदलना है। खाद्य तेल की कीमतों में जो है को लेकर जो है केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, और कहा है कि जो है 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के तेल पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी और जो है बाकी जो सेस है उसको खत्म किया जाएगा। ये करीब जो है 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। अ, इसके अलावा एक खबर ये भी है कि डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक थे डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस, उनको दोबारा से 5 साल के लिए चुन लिया गया है, और ये अब वो 16 अगस्त 2022 से उनका कार्यकाल शुरू होगा। कल हम लोग आम आदमी पार्टी पंजाब के बारे में चर्चा कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने एक बहुत ही प्रभावी कदम उठाते हुए अपने ही एक मंत्री को जो है को बर्खास्त किया, उसको पकड़वाया। और आज जो है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का दूसरा जो है एक चेहरा थे अ, अजय कोठियाल, उन्होंने भाजपा को में शामिल हो गए हैं। तो ये कुछ खबरें थी जिस पे हम लोग चर्चा आज की करेंगे, और चर्चा में शामिल मैं मेहमानों का आपसे परिचय करा देता हूँ। हमारे बीच में हैं जगदीप सिंह सिंधु जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पंजाब, हरियाणा पर आपकी पूरी पकड़ आप रखते हैं, बड़े ही अ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अ, वरिष्ठ पत्रकार वाईएस गिल साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। शशिकांत जी हैं, आप आगरा से हैं। तो हम लोग कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और सबसे आग्रह है कि हम लोग पहले जो है चर्चा कर रहे हैं हम लोग एक ये जो यूपी से जो चुनाव पर्चा भरा है कपिल सिब्बल जी ने, इसके क्या मायने हैं, और कांग्रेस को किस रूप में देखना चाहिए। राहुल गांधी इस समय अभी भी जो है आज पता चला कैम्ब्रिज में है, और कैम्ब्रिज में भी जो है कुछ सवाल उनसे हसदेव अरण्य के बारे में पूछा है वहाँ के जो है प्रश्नकर्ताओं ने। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगल जो हैं, जो आदिवासियों क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र पे कोयले की खनन का काम चल रहा है, और राजस्थान की ओर से लगातार इस पे आग्रह किया जा रहा है, जिसके चलते जो है वहाँ पर लोगों के पलायन, विस्थापन और जल जंगल जमीन का। तो खैर हम लोग आते हैं इस मुद्दे पे। पहले सबसे बड़ी बात कपिल सिब्बल पे। जी जगदीप जी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी, आप किस रूप में देखते हैं इसको? जहां तक
कपिल सिब्बल के राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारी के लिए पर्चा भरने की बात है, तो मेरा ये मानना है कि कपिल सिब्बल का ये जो कार्य है, ये एकदम से अवसरवादिता का उत्कृष्ट उदाहरण है और उनका प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को छोड़ देना और इस मौके पे कांग्रेस को छोड़ देना ये अवसरवादिता को स्पष्ट तौर पे इंगित करता है। उनके लिए विचारधारा का कोई ज्यादा महत्व नहीं लगता और उनके लिए केवल मात्र सत्ता में बने रहने के या उन गलियारों में बने रहने के लिए जहां से भी अवसर मिल सकता है उसके लिए उन्होंने अपने इंतजाम किए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आज कांग्रेस की जो दयनीय स्थिति जिस प्रकार से बताई जाती है और जिस प्रकार से ये चर्चाएं हो रही हैं, तो कुछ ऐसे अवसरवादी सीनियर नेता हैं कांग्रेस के जो धीरे धीरे सामने स्पष्ट हो रहे हैं और कपिल सिब्बल उनमें सबसे ऊपर रहे। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान कांग्रेस के अपने ही लोगों ने किया है और उन्हीं ने कांग्रेस की इस छवि को या कांग्रेस की इस स्थिति को यहां तक लाया। जी रविंद्र जी, धन्यवाद। गिल साहब, स्वागत है आपका। हम लोग ये मतलब इसमें भी जो बात सिद्धू साहब ने कही है वो इंगित किया है, बिल्कुल एक सही बात है। लेकिन अभी यह सवाल यह है कि इसमें जो कांग्रेस के जितने जो बड़े नेता हैं या कहें कि जिनको वरिष्ठ नेता हैं जो पॉलिसी मेकिंग में या कहिए कि लगातार जब भी अगर वो सरकार में रही है तो मंत्री या केंद्रीय मंत्रियों के रूप में रहे हैं और पॉलिसी मेकिंग में भी उनका बड़ा हाथ रहा है और आमतौर पर देखा गया है कि वो राज्यसभा के जरिए चुने जाते हैं। कभी भी जो है पूरे प्रदेश में या देश में जब भी विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव है या संघर्ष की बात है तो ये लोग कभी शामिल नहीं रहे हैं। लेकिन इनमें से हम समझते हैं कि कपिल सिब्बल भी उसमें से एक थे। और क्या ये एक इशारा है बाकी जो जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं और ये एक द्वंद्व बना हुआ है कांग्रेस के अंदर, इसके बारे में आपका क्या कहना हो? क्या ये नया एक उनके लिए एक क्लू मिलता है सिब्बल के जरिए? कपिल सिब्बल के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। कपिल सिब्बल जमीन के नेता नहीं है, वो हवा में पैदा हुए थे, ऊपर से आए थे, ऊपर ही है। वो आए थे यहाँ पर, पहला केस लड़ा था उन्होंने पार्लियामेंट में कांग्रेस के लिए। वो केस था एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ में, क्या बोलते हैं उसे, उनके खिलाफ में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था उनको हटाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए वो आए थे। पहला उनका अपीयरेंस वो था, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। बेसिकली उनका जो बेसिकली जो ग्राउंड रहा, कभी जमीन के आदमी नहीं रहे। इस तरह के बहुत से लोग हैं कांग्रेस में जो ऊपर से आए हैं, ऊपर ही रहे और ऊपर में उन्होंने पॉलिसी मेकिंग में और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। और एक बात जरूर है कि कपिल सिब्बल में एक खूबी है कि दूसरे कांग्रेसियों के नेता की तरह वो अपॉर्चुनिस्ट उस तरह का नहीं है। खासतौर पर जो बीजेपी में जाने वाले मामले में, उस मामले में ये बेटर है कंपैरेटिवली। और उसने स्पेसिफिकली कहा कि मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा और बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा कहीं भी रहकर। वो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो अपने आप में। तो बेसिकली सेकुलर नेता है पर जमीन से उतने जुड़े हुए नहीं है। उनके जाने से कांग्रेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की जो हालत है, उनके आने या जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस में अपने अंदर बहुत काम करना उनको बाकी है जो करना चाहिए। और जहां तक जेरमी कॉर्बिन से मिलने की बात हुई है, यूनाइटेड से यूके में जेरमी कॉर्बिन से मिले हैं अपने राहुल गांधी, तो उसको लेके बहुत सी चर्चा हो रही है कि वो देश के विरोध बोलते रहे, उसके खिलाफ मिले, हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ है। हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। जेरमी कॉर्बिन एक लेफ्ट विंग नेता है लेबर पार्टी का, लेफ्ट विंग। वो क्या है कि वो बेसिकली चीज़ों को क्रिटिसाइज करता रहा। ह्यूमन राइट्स इशू में उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म किए, जो कि बहुत लोग करते हैं, बाकी पॉलिटिक्स बहुत लोग करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसा कि अनटचेबल नेता है। उनसे मिलना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था क्योंकि उनका चूज करना कि लेफ्टिस्ट जो लेबर पार्टी में जो लेफ्ट का ऐसा लीड करता है, उसको मिलना अपने आप में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो थोड़ा शो करती है कि कुछ और सोच रहे हो। हम लोग उस पर करेंगे बातचीत अभी, हाँ उस पर। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है अभी जो वर्तमान में कांग्रेस का जो संकट है उसको लेकर की है। हम चलते हैं आगे, शशिकांत जी से इस बारे में एक राय लेते हैं कि ये अभी जो है कांग्रेस के लिए जो है एक दुविधा की स्थिति
लगातार पिछले कई सालों से बनी हुई थी कि वो जो उनके सेंट्रिस्ट नेता हैं या जो कहिए कि जो सीनियर नेता हैं और सेंट्रिस्ट पोजीशन रखते हैं, थोड़ा सा कई बार राइटिस्ट पोजीशन भी रखते हैं। और उनके साथ दूसरा द्वंद ये था कि उनके सामने एक जो कहा जाए लेफ्ट डेमोक्रेटिक जो लीनिंग है उसकी तरफ भी, क्योंकि स्थितियां मजबूर कर रही हैं। जिस तरह की भारत में जो 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 स्पेस था जो पहले कांग्रेस प्ले किया करती थी, उस स्पेस को कहीं बहुत अच्छे से भाजपा आरएसएस पूरा गए थे, कब्जे में कर लिया है, तो उनके लिए वहां तो जगह है नहीं। लेकिन उनके जो पुराने नेता हैं उनको लगातार कहते थे कि आप या तो जनेऊ लगाइए, टीका लगाइए, ये सब करिए, तो उसके साथ साथ इसकी राजनीति करिए। और इनको जरा वो अभी इस बीच में बहस भी चली है इसको लेकर। तो ये जो है कहीं न कहीं अब उनको एक स्थिति में क्या उनको एक फैसला लेने के लिए क्या मजबूर तो नहीं कर रहा है? जी। रविंद्र जी, कांग्रेस लंबे समय से, अगर हम आरंभिक दौर को छोड़ दें, तो सत्ता में लंबे समय तक रहने का एक स्वाभाविक परिणाम हुआ कि उसमें ऑर्गेनिक लीडरशिप की लगातार कमी होती गई। क्योंकि सत्ता की एक स्वाभाविक कमजोरी होती है कि वो बहुत ज्यादा आंदोलनात्मक या मोबिलाइजेशनल एजेंडा के साथ वो पार्टी नहीं आ पाती है। तो उसमें बड़े स्वाभाविक तौर पर सरकारी तंत्र का एक अपना वर्ग तैयार होता है जो कि आम जन से डिस्कनेक्टेड होता है। और वही पिछले दिनों में हम लोगों ने लगातार कांग्रेस के साथ देखा कि यहाँ तक कि बड़े शीर्ष पदों पर और उनके नीति निर्माण की प्रक्रिया में वैसे लोग भरते चले गए जिनका यहाँ के विभिन्न प्रांतों के या विभिन्न सामाजिक वर्गों के साथ कोई सीधा जुड़ाव नहीं था। ये समाज के वे प्रोफेशनल्स थे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहे हैं और एक प्रकार से एक जो काम एक ब्यूरोक्रेसी का होना चाहिए था, वो पार्टी के अंदर रहते हुए एक किस्म की पार्टी ब्यूरोक्रेसी का निर्माण ये लोग कर रहे थे। उस पार्टी ब्यूरोक्रेसी का सीधा नतीजा हुआ, एक तो सरकार ब्यूरोक्रेसी के शासन की संरचना की होती है। जब पार्टियां सत्ता में होती हैं तो पार्टियों के अंदर भी कुछ नेताओं का जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक किस्म का ऑर्गेनाइजेशनल ब्यूरोक्रेसी का निर्माण करते हैं। ये जो G21 या 24 और उसकी भी संख्या घटती बढ़ती रही जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ज्यादातर इसमें ऐसे ही लोग रहे जो एक लंबे समय तक कांग्रेस के पावर में रहने के फलस्वरूप उस इनर पार्टी ब्यूरोक्रेसी के एक प्रकार से अंग बन चुके थे। इनका जनता से सीधा जुड़ाव नहीं था। कहना यह मुश्किल होगा कि इनका कोई बहुत ही ये इनकी एक भूमिका होती है, लेकिन हमेशा पार्टी के एजेंडा के अधीन इन्हें होना होगा। कांग्रेस की समस्या ये हुई कि ये लोग जब पार्टी का एजेंडा सेट करने लगे तो इन्होंने लगातार ऐसे नीतियों के लिए कांग्रेस को मजबूर किया जिस पर कि आज कांग्रेस अपने तमाम शिविरों के माध्यम से रीथिंक करने की बात कर रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को जनता से दूर किया, चाहे वो ये एजुकेशन मिनिस्टर भी पहले रह चुके हैं, संभवतः मानव संसाधन मंत्रालय में रह चुके हैं। तो इन लोगों ने तमाम किस्म के ऐसे एंटी पीपल जन विरोधी नीतियां लिया। अब इस क्लास की माने एक नेतृत्व के स्तर पर जो भी इस वर्ग से आता है उसकी विवशता होती है कि वो अपने सत्ता के साथ संबंध समीकरण बनाए रखने की कोशिश करता है। समाजवादी पार्टी जो कि एक मूवमेंटल पॉलिटिक्स की अगर बात करेगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में भाजपा से मुकाबला करने के लिए उसे मूवमेंट में आना होगा, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी पे बाद में आएंगे हम लोग। बेसिकली कांग्रेस की ये लोग एसेट बनेंगे या लायबिलिटी बनेंगे, ये देखना होगा। जी हम लोग कांग्रेस की भूमिका पे, कांग्रेस में भी लायबिलिटी ही थे, कांग्रेस में भी कोई लीडरशिप, जैसे ही इन्होंने देखा कि कांग्रेस का सत्ता का समीकरण बिगड़ रहा है और ये हटी है वहां से, तो ये तो है एक लीडरशिप क्राइसिस का ही इंडिकेशन है, कांग्रेस की गंभीर लीडरशिप क्राइसिस का इंडिकेशन। नहीं तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो है कांग्रेस के पास अब विकल्प क्या बचता है। मुख्य बात ये है हमारे पास ये कपिल सिब्बल जाते हैं या इस तरह से और लोग भी नेता जाते हैं, उसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि ये स्लाइड तो होना ही होना है, क्योंकि अब ये 8 साल हो गए और 10 साल हो गए, हो सकता है कि अगली बार भी कांग्रेस के लिए चांस न बने। तो वो लोग जो वेट कर रहे थे कम से कम पहले 5 साल हो गया, अब दोबारा सरकार आएगी कांग्रेस की और फिर से मौका मिलेगा, तो हमको ये देखना है कि कांग्रेस को अब ये डिसीजन का करो या मरो वाली स्थिति है, जो या तो कांग्रेस मुक्त वाकई में जो नारा दिया गया था वो साकार हो जाएगा, या फिर उनको एक फ्रॉम स्क्रैच, मतलब कांग्रेस के पास अपना एक जो थाती है वो तो है, पुराना इतिहास है उसके पास। अब उसके पास ये है कि काम करने के लिए फिर से कहा जाए कि नीचे से काम करने की जरूरत क्या महसूस कर रही है कांग्रेस या करेगी उसको, ये एक बड़ा सवाल मुझे लगता है कि शायद ये प्रश्न चिन्ह है। और इसके बारे में कोई संभावनाएं हम लोग डिस्कस कर लें अगर एक मिनट।
मैं सिद्धू साहब से कहूंगा कि पहले वो अपनी बात रखें। जी। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को अपनी नीतियों को समझना होगा, कांग्रेस को अपने संगठन को समझना होगा और कांग्रेस को अपने नेतृत्व को समझना होगा। और कांग्रेस में जिस प्रकार से एक घेराबंदी एक स्तर पे रही है, उसी के परिणाम है कि कांग्रेस की स्थितियां आज इस प्रकार की हैं। और इसके साथ साथ मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस में एक समय में और कांग्रेस के नेताओं एक समय में जिस प्रकार का अहंकार अहम था, आज वो उनको बिल्कुल धरातल पे ले आया है, लेकिन आज भी उनका वो अहंकार अहम और वो अवसरवादिता कम नहीं है। इसके बहुत से परिणाम प्रमाण भी हैं, जो विभिन्न समय में अलग अलग प्रदेशों में सामने भी आए हैं। और अभी पंजाब का हालात आपने देखे हैं, हरियाणा में अभी चल ही रहा है, हिमाचल की आपके सामने है, गुजरात में आप देख ही रहे हैं, और आने वाले समय में आप मध्य प्रदेश में भी देख लेंगे, राजस्थान में भी देख लेंगे। तो इस प्रकार से कांग्रेस के जितना, इस प्रकार से मेरा यह कहना है कि कांग्रेस को अपने स्तर पे और आत्म मंथन की आवश्यकता है और इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि उसको करना क्या है, किस दिशा में जाना, उसको अपनी दिशा बिल्कुल तय करनी पड़ेगी और बहुत सशक्त तरीके से तय करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। गिल साहब, ये सवाल आपके सामने भी है, क्या कांग्रेस करने जा रही है, क्या करेगी, क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए वो नहीं, बल्कि क्या वो करेगी वास्तव में, क्या किस दिशा में जाएगी, कुछ उसका अनुमान, पूर्वानुमान? जी। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। क्या कांग्रेस की आइडियोलॉजी आखिर है क्या? ये एक प्लेटफॉर्म था, कांग्रेस एक आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्लेटफॉर्म था जिसमें हर तरह के लोग इकट्ठे होते थे। उसमें राइटिस्ट भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, उसमें सेंट्रिस्ट लोग भी थे, उसमें एक्सट्रीम जो राइटिस्ट है जो कि हिंदू महासभाइट वो भी होते थे। तो कांग्रेस एक अच्छा खासा घोल मट्टा रहा है। दिक्कत ये हुई कि कांग्रेस को अपने टाइमली कुछ लीडर मिलते गए, जिसके चलते कुछ खासतौर पर सेकुलरिज्म के मामले में और डेमोक्रेसी के मामले में काफ़ी उन्होंने पुख्ता कर लिया था अपने को। तो सेकुलर डेमोक्रेटिक आइडियल्स, ये बेसिक आइडियल्स है। उसके बावजूद जो झाकड़ जैसे लोग अगर बीजेपी चले जाते हैं कांग्रेस में इतने साल रहने के बाद, और जैसे लोग चले गए बीजेपी में, तो उसका मतलब आइडियोलॉजिकली बहुत वीक है मामला। यही नहीं, कांग्रेस का भी रहा है। लास्ट इलेक्शन में हमने देखा, पिछले इलेक्शन में 14 के इलेक्शन में हमने देखा किस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व करने की कोशिश की, इससे पता लगता है कि आइडियोलॉजिकली दे आर नॉट वेरी क्लियर क्या करना है। दो प्रॉब्लम है कांग्रेस का, एक तो आइडियोलॉजिकली इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलिज्म जो है, न्यू लिबरलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ावा देना, जो कुछ भी अभी मोदी कर रहा है वहीं से सीख के आया है, उसको आगे बढ़ा रहा है। मनमोहन सिंह का फ्यूचर है, मनमोहन सिंह को और बुरी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है। जो कि कुछ अंकुश था मनमोहन सिंह के ऊपर कांग्रेस में, इसके पर कोई अंकुश नहीं है। ये वही इकोनॉमिक पॉलिसी को परसू कर रहा है। उसीलिए लोग परेशान होकर बीजेपी और इस तरह की पार्टी की तरफ जाते हैं। ये दुनिया भर में ये रहा, जैसे लोग इकोनॉमिकली सप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो मूव करते हैं और राइटिस्ट पार्टी की तरफ, जो ऐसा उनको लगता है कि शायद कुछ जादू कर देगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कारण होता है। मतलब कुल मिलाकर आपको भी लगता है कि कांग्रेस के पास कोई जो है क्लियर कट पाथ नहीं है? अभी भी नहीं है। शशिकांत जी, हम लोग मतलब फिर ये फाइनली इस निष्कर्ष पर जो हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि कांग्रेस के पास अभी भी अपने को अपनी लय या अपने को बनाना होगा। शायद यही हम लोग देख पा रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड में भी जो है अभी बातचीत के दौरान कुछ ऐसी मेरे को भनक मिली थी कि राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया था, आपके पास अल्टरनेटिव पाथ क्या है, तो उनका शायद सिर्फ यही कहना था कि जो ये हिंदुत्ववादी जो अगर उसको मतलब उसको अगर छोड़ दें तो मोर और लेस उसी रास्ते पे कुछ। इसके बारे में अगर आपके पास फाइनली हो तो उस पे बात। देखिए, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग खास तौर से एक चीज कांग्रेस के बारे में है कि कांग्रेस इन तमाम ये जो कम्युनलिज्म का प्रेशर है वो कांग्रेस पर भी रहा, लेकिन इसके बावजूद एम्बिवेलेंस रहा। उसका नतीजा ये भुगत रहे हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म के एक चैंपियन के रूप में, सेकुलर डेमोक्रेसी के चैंपियन के रूप में कांग्रेस कहीं ना कहीं वीकेन हुई, जिसका फायदा बीजेपी को और हिंदुत्व फोर्सेस को मिला। उनका एसेंडेंस यूं ही नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि सोशल जस्टिस के सवाल पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर ये अलग हुए, जिसका कारण हुआ कि तमाम ऐसी पार्टियां उभरी जो कांग्रेस में पहले थी, और सामाजिक न्याय की संभावना जब उन्होंने देखा तो अलग हो गई। और कहीं ना कहीं एम्बिवेलेंस का नतीजा हुआ कि कम्युनलिज्म एक हमारे सामने एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को अगर कहीं ग्राउंड गेन करना होगा
तो जो गिल साहब कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी के साथ आना होगा। दूसरा, जो डिस्कनेक्ट है मासेस के साथ, उस डिस्कनेक्ट को ब्रिज करना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा, जिस पर वो भी चिंता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद इनकी छवि यही रही है कि ये जो एलीट क्लासेस हैं, समाज के जो बिग कैपिटल है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लंबे समय तक ये काम करते रहे। अब जबकि बड़ी पूंजी के प्रतिनिधित्व के रूप में बीजेपी अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुकी है, इनके सामने जनता के बीच में आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लासेस के साथ ही इनको स्टैंड करना होगा। कॉर्पोरेट के लिए लेजिटिमेसी या स्टेट को मुहैया कराने का, स्टेट को सरेंडर कराने का, एक तरह से कहिए इंडियन स्टेट की को पूरा रीओरिएंट करने का, एक न्यू स्टेट क्रिएट करने की जिम्मेदारी बीजेपी ने ले ली है। अब कांग्रेस के सामने एक जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, अगर ये कायदे से पकड़ करके चलते हैं, और ये जो अपने अंदर एक एप्रीहेंशन इनके दिमाग में है कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं गांधी नेहरू परिवार और उसके आंतरिक लोकतंत्र का सवाल उठेगा, उस पूरे भय से इनको बाहर निकलना होगा। ये कहीं ना कहीं फियर है पूरे कांग्रेस लीडरशिप में कि अगर वो सेंट्रल कोर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं पार्टी बिखर जाएगी। डेमोक्रेसी एक डिसऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है, लोकतंत्र लोगों को एकजुट करने का भी प्रिंसिपल है। ये कांग्रेस को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, समझना होगा और डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। जी, जी, ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। ये मेरा आकलन है। तो हम लोग इसी नोट के साथ इसकी जो है कांग्रेस के बारे में जो आज पूरी चर्चा कपिल सिब्बल के बहाने हुई है, क्योंकि ये केवल कपिल सिब्बल अकेले नहीं है, बल्कि इसकी पूरी संभावना है कि आने वाले समय में कांग्रेस को कई सारे विकेट इस तरह के पुराने अभी हमको देखने बाकी हैं। वो सभी लोग राज्यसभा या इन जगहों के लिए इवन तो कपिल सिब्बल ने तो सपा का रास्ता ढूंढा है, बाकी लोग जो हैं वो भाजपा की तरफ भी जा सकते हैं। जैसा कि आज आम आदमी पार्टी के जिसको उन्होंने उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर घोषित किया था, अपने वो आर्मी के जो है ऑफिसर थे कोटियाल जी, तो हाँ कर्नल थे, ओके, तो उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया है भाजपा को। तो जहाँ एक मुख्यमंत्री का चेहरा जिसको बना, मतलब एक तरह से सुपर फ्लॉप हो गया आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड का। अब उनको देखना होगा इस डैमेज को कैसे कवर करते हैं, क्योंकि हिमाचल और गुजरात उनके लिए क्रूशियल है, और वही एक कुछ तैयारी में दिखता है। राष्ट्रीय स्तर पर हम जो देख पा रहे हैं, छोटी पार्टी है लेकिन अपनी ओर से वो पूरी इसकी कोशिश जिसको जो कांग्रेस को करना चाहिए वो आम आदमी पार्टी करती दिख रही है। और जबकि दूसरी तरफ देखिए तो एक राज्य में सीमित और बहुत ही पहले से कम शक्ति होने के बावजूद भी नीतीश कुमार केवल पॉलिटिकली मैन्यूवरिंग करके किस तरह से बिहार में आज मुझे लगता है कि 1 जून की घोषणा हो गई है ना, वो जातिगत जनगणना के बारे में, और उससे पूरा एक तूफान मचा हुआ है बिहार के अंदर। उसकी खबरें हम लोगों की इसमें राष्ट्रीय चैनल पे उतनी नहीं आ रही हैं, लेकिन बिहार के अंदर इसको लेकर एक भारी जो है हलचल मची हुई है। और भाजपा के लिए 2024 को अगर जीतना है तो जो उन्होंने बीच में अभी नीतीश कुमार के साथ हुआ है, तो खैर इस पे हम लोग इस पे एक राउंड छोटी सी बात कर लेते हैं, फिर यूपी पे हम लोग एक लास्ट में चर्चा करेंगे कि यूपी भी, बिहार और यूपी 2 जगह है जो क्रूशियल है। अखिलेश यादव जो है पहली बार जो है एक तरह से जो उन्होंने जो है विधानसभा की जो है चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल करी। जीतने के बाद जो है वो मुख्य विपक्षी दल के नेता के रूप में उन्होंने आज बहुत लंबा भाषण, करीब 1 घंटे से ज़्यादा का भाषण था, जिसको करीब मैंने भी सुना था। और उन्होंने अपने समय के जो कार्यकाल के जो उपलब्धियां थी उनको गिनाया और पूरी तरह से बताया कि सारी योजनाएं, चाहे बिजली का हो, हर योजनाओं को बताया उन्होंने, सड़कों का हो, निर्माण हो उन्होंने। तो खैर ये इस पे जो है बिहार वाले मसले पर जो जातिगत जनगणना है उसके बारे में हम सबसे पहले शशिकांत जी आपके पास जाते हैं और ये देखते हैं इसका क्या एक पॉलिटिकल जो है आपको आउटकम नजर आता है बिहार के संदर्भ में। जी देखिए, ये पहली बात तो ये कि जातिगत जनगणना का सवाल केवल बिहार केंद्रित नहीं है। ये लंबे समय से जो खासतौर से हिंदी प्रदेश की जो विभिन्न पार्टियां हैं वो पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग करती रही है। एक सामान्य सी बात है। अब बिहार में इसलिए महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ऐसा पार्टियों को लगता है, खासतौर से सामाजिक न्याय की जो चैंपियन अपने आप को डिक्लेयर करती रही हैं और जो जेपी मूवमेंट से निकली हुई पार्टियां हैं, जिससे कि सोशल जस्टिस का पूरा फ्रेमवर्क निकलता है, उनका अनुमान है कि जो जिस हिसाब से
भारतीय राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, मुख्य रूप से प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व है और उनकी संख्या के अनुपात में कम है। अब ये वास्तविक स्थिति जनगणना होने के बाद उसकी राजनीति में कौन सा स्वरूप लेगा, ये तो तथ्य आने के बाद या जनगणना होने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये मोबिलाइजेशन का एक बड़ा मुद्दा है। अब महत्वपूर्ण ये भी है कि हमें ऐसा लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है कि इस पूरी प्रक्रिया में एक वर्ग का ये अनुमान होता है कि अगर हम जाति की संख्या अगर हमारी बढ़ती है तो ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण या हिंदुत्व की राजनीति है उसमें हम एक डेंट लगाने में कामयाब होंगे, क्योंकि हम सोशल जस्टिस के प्लान को उसमें असर्ट करेंगे। लेकिन हम पिछले दिनों अगर देखें तो जातिगत जनगणना के सवाल को भी भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की जो आरएसएस की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसने जिस तरीके से कोऑप्ट किया है, उससे उसको कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं होने वाला है। वो ब्रॉडर जो हिंदू ध्रुवीकरण का जो फ्रेमवर्क है उसमें उस जातिगत जनगणना और उन तमाम अंतर्विरोधों को अपने रिप्रेजेंटेशन दे करके, हम लोगों ने देखा है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम एमपीज और एमएलएज को जितनी भारी संख्या में दलित और पिछड़ों को समावेशित किया है, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं मिलने वाली है। बिहार की राजनीति में भी चुनौती नहीं मिलने वाली है, ये मेरा मानना है। सवाल ये उठता है कि जो रियल इश्यूज है, जब ये कास्ट सेंसस के साथ साथ कास्ट जस्टिस की भी बात होनी चाहिए और कास्ट जस्टिस के साथ साथ क्लास जस्टिस की बात होनी चाहिए। अगर वहां का केवल अभिजन तबका, उन जातियों का जो इलीट है, जो डोमिनेंट इलीट है, हर कास्ट में एक डोमिनेंट इलीट है जो एजेंडा को हाईजैक करता है और उसके बहाने अपनी राजनीति को केंद्र में रखता है, अगर वो केवल यहीं तक सीमित है ये पूरा एजेंडा, तो इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और यदि उसको एक ट्रांसफॉर्मेटिव क्लास पॉलिटिक्स में, वर्गीय राजनीति में ट्रांसफॉर्म करने की संभावना बनती है, तब ये जाति जनगणना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इस जाति की जनगणना से कोई खास समस्या होने वाली है और इस जनगणना से सांप्रदायिक जो माहौल है उसको काउंटर करने में भी कोई बहुत बड़ा बल नहीं मिलने वाला है, ये मेरा आकलन है। जी, गिल साहब, आपको क्या लगता है, क्या जैसा कि शशिकांत जी ने कहा कि इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? जाति जनगणना बहुत जरूरी है। पहली बात है कि जाति, हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन दिया गया वो एक पीस मिल रिजर्वेशन, एक तरह से एक रिजर्वेशन देना था, इस मकसद से दे दिया गया। बहुत जद्दोजहद के बाद रिजर्वेशन दिया गया और वो भी 10 साल के लिए, फिर बढ़ाया जाता है हर 10 साल के लिए। एक्चुअली रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो अफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये अमेरिकन अफर्मेटिव एक्शन मतलब क्या है कि सही ढंग से एक अफर्मेटिव एक्शन किया जाए, जो लोग पीछे रह गए उनको बराबर लाया जाए। बराबर लाने का मतलब क्या है, हर वक्त जो लोग पीछे रह जाते हैं किसी भी वक्त, नॉट नेसेसरली इन हिस्ट्री बट रिसेंट टाइम्स में भी कोई पीछे रह गया उसको भी ऊपर लाना। वहाँ पर अगर अमेरिका में जो रिजर्वेशन है उसमें हिंदुस्तानी जब जाते हैं, हिंदुस्तानी उसमें माइनॉरिटी में आ जाते हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि उनकी संख्या के मुताबिक उनको जितनी संख्या है उसके मतलब भागीदारी मिलती है। चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन में हो, चाहे नौकरियों में हो, चाहे प्राइवेट नौकरियों में हो, हर जगह रिजर्वेशन लागू है। ये एक हमारे यहाँ रिजर्वेशन जो लागू है वो, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत अभी जो आ रही है, जो रिजर्वेशन है भी, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो एक लिमिटेड है और दूसरा जो रिजर्वेशन हम और एक्सटेंड किया है रिजर्वेशन, उसके लिए हमारे पास कोई कॉन्क्रीट डाटा नहीं है। जो डेटा है हमारे पास वो 1935 का डेटा है। 1935 का जनगणना हुई थी, उसके मुताबिक हम लोग, और जो अभी रिसेंटली जो जनगणना की गई थी उसको रिलीज नहीं किया गया, उसे बताया नहीं जा रहा कितना एग्जैक्टली रेशो है। अब इसमें क्या है कि बीजेपी के लिए एक धर्म संकट यहाँ पर आ जाता है। बीजेपी का मेन सपोर्टर कौन है? अपर कास्ट, और जो दूसरे निचले कास्ट हैं, जो सो कॉल्ड निचली कास्ट हैं, वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, मगर जो सॉलिड, जो एक तरफा सॉलिड सपोर्ट देते हैं वो बीजेपी का अपर कास्ट सपोर्टर है। अपर कास्ट को नाराज ना करना एक प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि होगा क्या है, जो जनगणना होगी अभी अगर जनगणना होती है, ये पहली बात है कि स्टेट की जनगणना का कोई मतलब नहीं रखता, इसको लागू नहीं कर सकते, इट हैज टू बी सेंट्रली डन। मगर स्टेट की जनगणना होने से एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, प्रेशर बनने लगेगा। अभी क्या है कि जैसे कि जो समृद्ध जातियां हैं, जो भी जातियां समृद्ध है, जो खाती पीती जाती हैं, वो लोग जो जिन्होंने, उनकी जनसंख्या घटी होंगी क्योंकि उनके फर्टिलिटी रेट घटा है। जो खाते पीते लोग हैं उनकी फर्टिलिटी रेट कम है, जबकि जो गरीब लोग हैं उनकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, उनमें बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो होगा क्या है कि जो गरीब तबका है, दलित का भी जो दूसरा तबका है, उनका नंबर ज़्यादा आएंगे और द नंबर ऑफ द अपर कास्ट जो कि पहले ही कम था और घटेगा। एक अजीब एक पिक्चर आएगी जो कि अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है सबके लिए, बीजेपी के लिए खास तौर पर। और ये क्या है, ये कहना कि सोशल जस्टिस का एक एरिया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। रिजर्वेशन एक ब्रॉड बेस्ड रिजर्वेशन जो कि
ऐसा रिजर्वेशन हो जो कि अफर्मेटिव एक्शन बेस्ड हो, जो कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी हो, और बिल्कुल, बिल्कुल। नौकरियों में भी हो और जगह भी हो, प्राइवेट नौकरियों में भी हो, हर जगह हो, हाँ, ये नहीं, जरूरी है। आपने बात जी, आपने बिल्कुल आम बात रखी है। शशिकांत जी ने जो कहा उसके जो है आपने एक थोड़ा-सा एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस बात को कहा है कि इससे कहीं न कहीं, क्योंकि कई लोग पॉलिटिकल जो विशेषज्ञ हैं वो लोग इस बात को कह रहे हैं। इसलिए मैंने इसको ज़्यादा उसने पूछा कि जो है क्या इससे भाजपा, क्योंकि भाजपा के अंदर बेचैनी इसको लेकर है, क्योंकि जैसे-जैसे ये जो है इसकी दरार जो पड़ेगी, अगर इससे बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, और नीतीश कुमार बेसिकली उस काम को कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस एजेंडे को बाकायदा चलाएँगे और इसको आगे बढ़ाएँगे, और इसके ज़रिए जो है वो है, जो भाजपा के साथ दूरी है और एक नया फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करेंगे, और इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश और बाकी जो प्रदेशों में भी देखने को मिल सकता है। तो कांग्रेस को जो काम करना है, जो ज़मीन पे काम करना है, उसकी जगह पर ये जो जनगणना का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर बढ़ाएँगे। तो क्या आपको सिंधु साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस बारे में? कैसा लगता है ये आगे जो आपकी शुरू हो रहा है, 1 जून से शुरू हो रहा है ये बिहार में, इस पे जो है जनगणना को लेकर विभिन्न पार्टियों के साथ बातचीत, इसका क्या रिपरकशन होगा? इस पे मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने इस मुद्दे पे ज्यादा काम किया नहीं है और इसमें मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। मेरे को लगता है कि इसमें शशिकांत जी और गिल साहब शायद ज्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं श्रोताओं के लिए। यहाँ मेरी रिजर्वेशन। ओके, बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो अपनी बात आपने इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं, क्योंकि ये जो इंटेंट होता है और कंटेंट एक तरह से कहिए, फॉर्म चाहे जो लो, इनके जो इंटेंट्स हैं बड़े क्लियर हैं कि जो सोशल जस्टिस के प्लान के लोग हैं। अगर आप देखें सामाजिक न्याय का आज का सवाल, चाहे रोजगार के संदर्भ में हो, चाहे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन वर्गों के लिए बढ़ाने का सवाल हो, इन सारी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों पर कभी कोई मेजर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए। जो सबसे बड़ा डिस्पोजिशन या सबसे बड़े वंचित होने की जो प्रक्रिया होगी वो इस नव उदारवादीकरण के कारण हो रहा है, और इन पर तमाम एक कटिंग अक्रॉस पार्टियों ने किसी इकोनॉमिक पॉलिसी के मेजर डिसेंशन नहीं शो किया है। दूसरी बात, सोशल जस्टिस के ही सवाल को अगर आप देखें तो पिछले 7-8 वर्षों में एनसीआरबी का डेटा स्पष्ट करता है कि जो दलितों के खिलाफ और पिछड़ों के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है और माइनॉरिटीज के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है। इन सारे सवालों पर ये जो सामाजिक न्याय के जो पार्टियां हैं वो ऑलमोस्ट कॉन्स्पिक्यूअसली साइलेंट रही हैं। तो ये केवल और केवल एक शैडो एक्सरसाइज करना और एक मोबिलाइजेशनल एजेंडा है, लेकिन इनके पीछे इनके जो वास्तविक इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि छुपे हुए हैं, और ये कोई मेजर बोल्ड स्टैंड लेकर के ये नहीं आ रहे हैं। अगर इस पूरे इनके मुहिम के पीछे अगर इनका राजनीतिक विचारधारात्मक सोच और समझ भी लोगों के बाद बीच में आती और ये विभिन्न मुद्दों पर बोल रहे होते, उस स्पेस को दलितों और पिछड़ों के लिए उस स्पेस को बढ़ाने की बात कर रहे होते, तो ये परिदृश्य और उनका जो उनका इंटेंट है, वास्तविक आशय है, वो भी राजनीति में बहुत स्पष्ट होता है, जो कि आज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। फिर भी मेरा मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि विभिन्न कम से कम तथ्य तो आए कि वास्तविक आंकड़े क्या कहते हैं। न्यूमेरिकल फैक्ट्स तो आने ही चाहिए। देखिए, मतलब मैं तो उससे मेरे विचार तो नहीं रखना है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसमें जो कोशिश होती है, जो क्योंकि भाजपा की ओर से भी गिल साहब स्पीकर ऑफ कर लीजिए अगर आप। सॉरी, हम लोग जो बात कर रहे थे कि अगर जो काम कांग्रेस को करना है और कांग्रेस को करना चाहिए, मतलब बेसिकली क्या है कि भाजपा भी तो एक पॉलिटिकली ही जो है मैन्यूवरिंग का काम कर रही है, कोई उसके पास। अब मैंने अभी देखा आज जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा की प्रोसीडिंग्स, उस प्रोसीडिंग्स में अखिलेश ने अपने 5 सालों के काम और भाजपा के 5 सालों के काम का विश्लेषण किया। करीब 1 घंटे तक जो है एक लंबी बातचीत करी। उसके बाद जैसे ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोलने के लिए आए, उन्होंने बातचीत को इतने हल्के-फुल्के और व्यक्तिगत आक्षेप के उस पे कि इनको हमने ज्योतिषी को दिखवाया, और जो है उसने बताया कि जो है अभी तो छोड़िए, अभी का ये 400 सीट बोल रहे हैं, इनको 400 सीट नहीं, इनको 25 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, 25 साल तक इनका ये राजयोग नहीं बन रहा है। इसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि बताइए कि आप 5 साल, अखिलेश ने पूछा बीच में उठ के कि आप 5 साल से काम कर रहे हैं, आपका राज रहा, आपके जिले में सड़क किसने बनवाई?
तो उन्होंने कहा कि आपने क्या मतलब कि सिपाही से लेके आए हैं पैसा, जो आपने करवाया जनता का ही पैसा था, राज्य का ही पैसा था। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब इस तरह से जो है व्यक्तिगत आक्षेप और मतलब उस पे कुछ मतलब अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए अखिलेश और उनकी पार्टी उठ खड़ी हुई। तो कुल मिला के बेसिकली एक पोजीशनिंग का ही तो काम चल रहा है यहाँ पे देश में। अगर आप इन पार्टियों से, इनसे अगर आप सोचते हैं कि कोई बुनियादी जो है कुछ ये करेंगे, लेकिन वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। नीतीश यादव और नीतीश कुमार इसमें जो काम कर रहे हैं वो एक नैरेटिव सेट करने के साथ साथ पॉलिटिकल एक नया फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उस बनाने में सफल होते हैं तो उसका जो है एक चेन रिएक्शन बाकी जगहों पर देखने को मिल सकता है। और भाजपा जो एक आपको बहुत मजबूत और विशाल लग रही है, उसके अंदर कितने दरारें हैं, वो दरारें उभर के सामने आ सकती हैं। बहुत कुछ मैनेज किया जाता, बहुत मतलब तो मैं एक हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में भी, अगर आप आज की आपने प्रोसीडिंग देखी हो, बजट सत्र था और शशिकांत जी आपने शायद, आप तो यूपी से ही हैं, तो वहां पर बजट सत्र के बारे में आपको क्या अपेक्षाएं हैं और उत्तर प्रदेश से आगे क्या लगता है, क्योंकि अब शायद संघर्ष शायद थोड़ा बेहतर रहे पिछले 5 साल की तुलना में। जी शशिकांत जी। देखिए, बजट सत्र के पहले जो नोकझोंक और जो आप देख रहे हैं, जिस माहौल में इस विधानसभा का गठन हुआ है और उसमें जो परिवेश है, उसमें ये बड़ा स्वाभाविक है और ये भी एस्टैब्लिश हुआ कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की ज़मीन में और यहाँ की राजनीति में बहुत ही एक्टिवली जो है वो प्रेज़ेंस रहेंगे और अपनी मौजूदगी अपने दल के साथियों के साथ एहसास कराएँगे। वो जो हीट है, पॉलिटिकल हीट है, वो विभिन्न चर्चाओं में आएगी। और इस बैकड्रॉप में ये भी स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है, जो उनके दूसरे सहयोगी हैं राजभर, उन्होंने कहा कि लखनऊ छोड़ करके अखिलेश यादव को जनता के बीच में जाना होगा। ये भी महत्वपूर्ण बात कही है। अब जहाँ तक उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति का सवाल है, इस समय पिछले वर्षों में लगातार नीचे गिरती जा रही है। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट एक बड़ा इंडिकेटर होता है कि राज्य से कितना निर्यात हो रहा है और उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 20-21 की तुलना में 21-22 में 5% की गिरावट आई है। और ये स्पष्ट तौर पर मैं एक न्यूज़ देख रहा था और उसमें लगातार 5% 21-22 में गिरावट आई है और जो एक्सपोर्ट हुआ है वो कुल 1,40,107 करोड़ का हुआ है। अगर हम अन्य राज्यों की तुलना करें तो महाराष्ट्र 20% के साथ 19-20 में था। अगर हम पिछले बात करें 21-20 में 21-22 में, तो 21-22 में गुजरात सबसे ऊपर है, लगभग 30% का है उसका एक्सपोर्ट, टोटल शेयर ऑफ एक्सपोर्ट जो है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 17.4 के साथ, तमिलनाडु, कर्नाटका और उसके बाद 5वें स्थान पर, पिछले वर्ष वो चौथे स्थान पर था, गिर करके वो 5वें स्थान पर आ गया और केवल 5% करता है। और इसके साथ ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में भी चीजें नीचे जा रही हैं। तो ये लार्जर इंडिकेटर है कि आपका जो टोटल रेवेन्यू है और जो टोटल सोर्सेज, कहा यह जा रहा है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश को हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे, ये एस्टिमेट रखा गया है सरकार के द्वारा। लेकिन ये कैसे रखा जाएगा, कैसे इसको अचीव किया जाएगा, ये देखना होगा, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और उस प्रोडक्टिविटी में जो पार्टिसिपेशन है, खासतौर से जो पूंजी निवेश की जो बात की जा रही है, अखिलेश यादव ने भी ये सवाल सदन में उठाया कि कितना निवेश हुआ है। आपने डिक्लेरेशंस तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन वास्तविक पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में कितना हुआ है? खासतौर से जो भी इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए गए हैं, नोएडा का क्षेत्र है, ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र है, उनमें निवेश की स्थिति का कोई वास्तविक आंकड़ा जो वार्षिक व्हाइट पेपर के रूप में आना चाहिए, वो चीज आपके सामने नहीं है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में कितना निवेश हुआ है अलग अलग सरकारों के दौरान। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, आप ये ध्यान में रखें कि एक ऐसे समय में ये बजट सत्र हो रहा है जहां उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की पूरे देश भर में सबसे बड़ी आबादी आज की तारीख में है और वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, पूरे पिछले जो डिकेडल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाईएस्ट है। तो ऐसे में किस प्रकार के बजट से इनको रोजगार सृजन का काम, अपेक्षाएं किसानों की, उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन की भी एक जमीन रहा, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष बारिश कम होने और पर्यावरण के कारणों से उत्पादकता में भी कमी आ सकती है, तो इन और अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं। तो इनमें उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालेगा और खास तौर से जो इसका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो सार्वजनिक जो राज्य का व्यय है, वो रेवेन्यू की तुलना में इतनी ज्यादा संख्या में है, ज्यादा मात्रा में है कि उस गैप को, उस डेफिसिट को कैसे फुलफिल करेंगे, क्या वो लोन लेंगे या ऋणग्रस्तता की ओर बढ़ेंगे, ये देखना होगा। अब ये जो
सुरेश खन्ना है संभवतः जो मंत्री, वित्त मंत्री हैं, वो किस प्रकार से बजट को रखेंगे, इनके जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो भी जो आकलन है वो आने वाले बजट में दिखाई देगा। बिल्कुल मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है और क्रिटिकल मोमेंट है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो आपने बताई है कि जो है विपक्ष की ओर से एक साइजेबल विपक्ष है और वो एक प्रेजेंस अपनी दिखा रहा है। आज का जो मुझे भाषण था वो अखिलेश का ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने अपनी जो रैंक एंड फाइल है, एक तो उनको पूरी चीज याद दिलाना और उनको कॉन्फिडेंस में लेना कि हम जो है मोरल बूस्ट करना, उस पर ज्यादा केंद्रित रहा। जबकि सबसे बर्निंग टॉपिक था वो उन्होंने छुआ नहीं, कि राशन कार्ड जो लोगों के सरेंडर कराए गए हैं लाखों की संख्या में, उस पे मुद्दे को नहीं उठाया, क्योंकि वो उठाते तो ये मतलब बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशन जो है सरकार के लिए बनती। बहरहाल वकील साहब, आपकी एक टिप्पणी इस पे, उत्तर प्रदेश में, आप भी उत्तर प्रदेश में हैं, तो क्या अपेक्षाएं हैं इस बार के शासन से? सवाल है कि जो बेसिक इशू क्या है, पॉवर्टी, उसकी हालत क्या है यूपी में। यूपी वन ऑफ द मोस्ट, सबसे नीचे आता है पढ़ाई के मामले में, सबसे नीचे आता है पढ़ाई, पॉवर्टी और हेल्थ, हर मामले में पीछे आता है। जो बेसिक इशू है जो गवर्नमेंट को पहला सबसे एड्रेस करना चाहिए, जो गरीबी को एड्रेस करने का कोई तरीका कभी भी नहीं सोचा किसी भी सरकार ने। दूसरी बात है एजुकेशन के मामले में वन ऑफ द लोएस्ट रैंक है यूपी का। उसी तरह हेल्थ इंडिकेटर्स में भी सबसे लोएस्ट है हेल्थ उसमें, और आप फर्टिलिटी रेट में भी बहुत सबसे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स में आता है। हर मामले में जो इंडिसेस है उसमें सबसे नीचे वाला स्टेट है। उसको जिन जो काम करना चाहिए, हेल्थ पर ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए, एजुकेशन पर एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, और आपका हेल्थ, आपका बाकी जो पॉवर्टी रिड्यूसिंग जो मेथड्स है उनको अपनाना चाहिए। उनके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने ना किया है। मोस्ट ऑफ द स्टेट बजट्स बड़ा ही लिमिटेड ढंग से काम करते हैं। उनका एक तो सोर्स ऑफ इनकम भी लिमिटेड होता है, और जब तक कोई पुश सेंटर से ना हो तब तक वो बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं। तो वो हालत है, वही हालत है जो होने वाला है। बजट से भी मुझे लगता है कोई एक्सपेक्टेशन रखना बेकार है, कोई ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। ये बजट की जो हालत है नहीं है, होने वाला नहीं है, लेकिन एक उम्मीद यही बचती है कि जो है एक चीज मैं ऐड कर दूं कि क्लास पॉलिटिक्स की जो बात हम कर रहे हैं, क्लास पॉलिटिक्स करने के लिए क्लास पार्टी चाहिए। क्लास वाली पार्टी जो क्लास, ये जो पार्टियां हैं, ये क्या है कि कास्ट विद इन क्लास, क्लास विद इन कास्ट है। कास्ट के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर कास्ट है। तो क्लास के अंदर भी पैसे वाले लोग हैं, जो चंद छोटा सा तबका जो सब फायदा उठा लेते हैं, वो जो एलिट बन गया। अभी क्या है कि जब तक ये रिजर्वेशन जमीन तक नहीं जाता है, जब तक पॉलिटिकल उस दायरे में रहता है, तब तक ऊपर रहता है। जब वो जमीन में चला जाएगा, जब वो कॉलेज में जाता है, वहाँ एडमिशन मिलता है, उससे फर्क पड़ता है। जब वो नीचे जाता है, लोगों के इकोनॉमिक्स में फायदा पड़ता है, जब उसको नौकरी मिलती है रिजर्वेशन के चलते। तो ये एरिया हम लोग अभी कवर नहीं कर रहे हैं, इस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। जी, बहरहाल जो है जो देखने में लगा, हम लोगों ने बात करी कांग्रेस की, बिहार और यूपी की, और उसमें बिहार और यूपी में हमने बात करी आज समाजवादी पार्टी और जेडीयू और राजद के बारे में, क्योंकि ये क्रूशियल है। ये मसला, जितनी भी बातें की हैं वो बातें जो जाती है 2024 के लिए, और 2024 के लिए जो प्रिपरेशन करके बैठी हुई है भाजपा और आरएसएस, उसके बरक्स में अगर अभी देखें, अभी फिलहाल की पोजीशन दिखती है तो कांग्रेस स्लाइड कर रही है, जबकि विपक्षी जो पार्टियां हैं, चाहे वो राजद और जेडीयू का कॉम्बिनेशन हो, चाहे सपा का हो, वो कहीं ना कहीं से अपनी पोजीशन को या उन्होंने कैपिटल सिंबल को भी लिया है, तो वो एक कहीं ना कहीं से एक उसको मजबूती देने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी अलग से कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस को बेसिकली सबसे बड़ी क्वेश्चन हम लोग फिर वहीं पे लौट के आता है कि कांग्रेस को अपने पूरे जितने भी संसाधन हैं, जितने भी लोग हैं, उसमें देखना पड़ेगा कौन हमारे हैं, कौन नहीं है, और उसके बाद जो है नई रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ेगी। आप सभी लोग आए। जो कांग्रेस, एक पॉइंट बोल दूं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस कैन बिकम एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको लेकर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर चल सकती है, ना कि अकेले कांग्रेस की पूरी भूमिका। हाँ, उसके लिए तो पूरी भूमिका ही उसको अपने पूरे कलेवर में ही चेंज करना पड़ेगा, अपनी मानसिकता में। वो नहीं करेगी तो कांग्रेस ज्यादा एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गिल साहब, जो कांग्रेस में हुआ क्या कि अम्ब्रेला तो दिखा, लेकिन अम्ब्रेला का हैंडल गायब हो गया। जो आइडियोलॉजिकल कोर होना चाहिए
वो आइडियोलॉजिकल कोर जब हट गया तो अम्ब्रेला भी उड़ करके गायब हो गया। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमें एक मुझे लगता है कि एक हरकिशन सिंह सुरजीत हुआ करते थे सीपीएम की ओर से जो महासचिव थे। एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो निस्वार्थ भाव से इस काम को, विपक्ष की एकता को, लोगों के मुद्दों के से अगर नहीं करता है तो ये लोग आपस में ही इस तरह से खैर, लेकिन फिर भी अपनी आपकी ट्रिब्यूट अच्छी है हरकिशन सिंह सुरजीत के लिए, ट्रिब्यूट अच्छी है कि और जो काम उन्होंने किया मैं उनसे पूरी तरह एग्री नहीं करता हूं, पर ये अच्छा काम किया था उन्होंने जिंदगी में जी, ये अच्छा काम किया था जी बिल्कुल। तो आज की चर्चा कैसी रही, इसके बारे में आपकी टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम को बताइए, इसके बारे में उसको लाइक और शेयर करिए। जन चौक का आज के कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग फिर आपसे मुलाकात करेंगे इसी समय 7 बजे। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी हमारा ओर से धन्यवाद।